इनकम टैक्स ऑन यूपीआई पेमेंट। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई से आप मनचाहा पैसा ले तो रहे हैं, बट उसका टैक्स लायबिलिटी क्या रहने वाला है, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। जब से यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों का पैसा लेना और देना काफ़ी आसान हो गया है। मनचाहा लोग अपना अकाउंट पे पैसे लिए जा रहे हैं। उनको ये तक पता नहीं कि कितना मेरा लिमिट है, कितना मुझे लेना चाहिए, कितना से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो। तो ये सब चीज़ को सल्यूशन देने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। आज का वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आपका कोई भी कैटेगरी हो, आप स्टूडेंट हो, फैमिली ट्रांसफ़र करें या फिर आप मनी ट्रांसफ़र एजेंट से सीएससी प्रोवाइडर है, तो उसमें आपका क्या टैक्स लायबिलिटी रहने वाला है। देन जो प्रोफेशनल या सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए क्या टैक्स लायबिलिटी रहने वाला है, और फाइनली शॉप एंड बिजनेस ओनर्स इनका क्या टैक्स लायबिलिटी रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स और इसमें फैमिली ट्रांसफ़र भी हम इंक्लूड कर देंगे। अभी केस क्या है, केस मान लीजिए एक बंदा है, वो अपना कॉलेज का फ़ी पे करने वाला है और उसका कॉलेज का फ़ी पर सेमेस्टर का है 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 लाख का पर सेमेस्टर है। एक साल में वो कितना बार भरेगा, सपोज मान लो उसका 2 सेमेस्टर है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, और ये कम्प्लीटली फ्री है। तो घर से उसके पास पैसा आएगा 5 × 2, 5 लाख × 2 टोटल हो गया कितना, 10 लाख का उसका पैसा आएगा घर से। ये क्या उसका इनकम है? नहीं, इसका इनकम नहीं है। वो पैसा लेगा और अपना कॉलेज पे दाखिल करेगा। तो उसको क्या सेटिंग करना, अगर आप रिकॉर्ड रखते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, नील टैक्स। मगर अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि आपने पैसा किस काम के लिए लिया था और कहाँ पर दिया, अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली ये आपका इनकम माना जाएगा। बैंक को तो नहीं पता है कि आपने पापा ने भेजा, अपना कोई रिश्तेदार ने भेजा, उसको नहीं पता है। वो डायरेक्टली ये जो अमाउंट को ना, ये 10 लाख को रिपोर्ट कर देगा किसको ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइट पे इसको रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, रिपोर्ट कर देगा मतलब उनको लगेगा कि इसका 10 लाख का इसका अकाउंट पे आया है तो ये इनकम भरेगा। बट एक्चुअली ये आपका इनकम है ही नहीं, आपको कॉलेज का फ़ी देना था, इसलिए आपका घर से ये पैसा आया है। तो आप क्या करोगे, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आप एक स्टेटमेंट निकालोगे, अपना बैंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसमें आप मार्क कर लीजिएगा ये जो 5 लाख मैंने इस डेट को, सपोज आपने 4 अप्रैल को आपने पैसा लिया था, आपका अकाउंट पे क्रेडिट हुआ था, तो इसमें आप ब्रैकेट करके आप लिख लीजिएगा कि सेमेस्टर फ़ी के लिए आपने पैसा लिया था करके। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको सपोज 3 साल बाद भी कोई आकर क्वेश्चन पूछेगा, कोई नोटिस भी आएगा, तो आप उसको आंसर दे सकते हो कि मैंने 5 लाख लिया था सेमेस्टर फ़ी भरने के लिए, और आप उसको प्रूफ दिखा दोगे 5 लाख आपने लिया था, 5 लाख आपने पेमेंट किया था इनकम। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट, इसको क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट ये मैच हो जाएगा, तो फिर इनकम टैक्स का कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक बंदा जो है वो सपोज मानो उसका अकाउंट पे 8 लाख आ गया। किसका आ गया? ए बल्कि एक पर्सन है, उसका एक फ्रेंड है बी करके। ठीक है, तो इसको पैसा चाहिए था, इसका घर से पैसा आने वाला था, बट इसका कोई भी अकाउंट नहीं था, नो अकाउंट। ठीक है, इसका कोई अकाउंट नहीं था। तो ये क्या किया, बी ने जो है ना वो ए को बोला कि भाई तेरा जो बैंक अकाउंट है ना उसमें मेरा घर से पैसा आएगा तो तू मुझे दे देना। तो ए ने राज़ी हो गया, तो ये राज़ी हो गया, तो 8 लाख रुपीज़ ए का अकाउंट पे आ गया। आने के बाद ये क्या किया, बी का कॉलेज फ़ी भरना था, तो ए ये फ़ी को लेकर कॉलेज पे डिपॉजिट कर दिया बी के नाम पे। ठीक है, ये बी के नाम पे कॉलेज पे डिपॉजिट हो गया, इसमें ए का कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, तो बट बैंक को ये नहीं पता है, बैंक ये देखेगा कि 8 लाख ए का अकाउंट पे आया है, और ये क्या करेगा, बैंक इसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देगा, भाई इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट कर देगा। और 2 साल 3 साल के बाद हो सकता है आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि इस साल में 2022 में आपने
8 लाख का ट्रांजैक्शन किया था अकाउंट में और उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका आप टैक्स भरो। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको सिंपली एक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, उस पर आप मेंशन कर देना है कि ये जो 8 लाख है मैं बी के बिहाफ में लिया था और इस डेट को, सपोज मैंने 5 तारीख को लिया था और 6 तारीख को कॉलेज पे इसको डिपॉजिट कर दिया था। आपका क्रेडिट और डेबिट ये दोनों आप उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दिखा दीजिएगा, तो ये भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप कितना ले सकते हो, कुछ भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपरली है। रिकॉर्ड आप हमेशा रखिए, अगर रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपरली रहेगा तो आपको नील टैक्स पे करना पड़ेगा इस मैटर पे, नील टैक्स, ठीक है। ना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ना आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नो इनकम टैक्स, नो जीएसटी, ऑल नील। तो ये एक डाउट क्लियर हो गया। आप फ़ोन से कितना भी यूपीआई लो, अगर स्टूडेंट और फैमिली पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं सीएससी प्रोवाइडर्स या फिर जो मनी ट्रांसफ़र एजेंट्स है। मनी ट्रांसफ़र एजेंट्स और सीएससी का काम है, सपोज ये आपका हो गया विलेज, विलेज पे आपका एक शॉप है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा आता है और बंदा आकर बोलता है कि मुझे 5,000 रुपया भेजना है, किसको ना, मेरा एक बेटा रहता है शहर पे, उसको 5,000 रुपये भेजना है, या फिर मुझे किसी और बंदे को 5,000 भेजना है। और पर डे इस तरह से उसके पास मान लो कि 30 लोग आ जाते हैं, तो पर डे इसका कितना ट्रांजैक्शन हो गया एक सीएससी सेंटर का, वो अपना अकाउंट पे पैसा लेता है और उसके बाद एनईएफटी या आरटीजीएस कर लेता है। तो इसके अकाउंट पे पर डे का जो ट्रांजैक्शन है 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है पर डे का, मतलब महीने को इसका 30 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है। उसको पता भी नहीं है कि भाई मैं ये पैसा ले रहा हूँ, दे रहा हूँ और मेरे को क्या टैक्स लायबिलिटी रहना चाहिए, कितना मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये उसको नहीं पता। वो ले रहा है पैसा, दे रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं तो भाई 1% 2% के लिए काम करो, मेरा तो ये तो इनकम है ही नहीं। सच है, ये उसका इनकम है ही नहीं। 30 लाख का जो मंथली वो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो थोड़ी ना इसका इनकम है, उसका ट्रांजेक्शन है। बट बैंक को नहीं पता, बैंक इसको रिपोर्ट कर देगा आईटीआर में, और आईटीआर से आपको नोटिस आ जाएगा कि भाई 30 लाख का पर मंथ हुआ है, मतलब साल का हो गया आपका 1,60,00,000, ठीक है। 1.6 करोड़ का अपना ट्रांजैक्शन किया है, टैक्स का है, टैक्स भरो उसका। जीएसटी डिपार्टमेंट से भी आ जाएगा आपको नोटिस। तो इस मैटर पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करने से आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। जो मनी ट्रांसफ़र एजेंट से सीएससी प्रोवाइडर से वो क्या करेंगे, वो अपना कमर्शियल बैंक जाएंगे, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक मतलब क्या, जो आपका करेंट अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट आप ओपन कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ करेंट अकाउंट ओपन कीजिए और बैंक से एक बार बात कर लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ गेटवे मिल जाता है, ठीक है। गेटवे क्या, मनी ट्रांसफ़र, एमटी गेटवे इसको बोलते हैं, एमटी गेटवे। एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस सब देते हैं। आप बोलना कि मुझे एक गेटवे चाहिए, या फिर आप कोई मनी गेटवे ट्रांसफ़र का बहुत सारे एजेंट्स है, आप उनसे भी बात करके ये मनी ट्रांसफ़र गेटवे आप ले सकते हैं। इसमें क्या है ना, एक आपको क्या मिल जाएगा, एस्क्रो अकाउंट मिल जाएगा। ये एस्क्रो अकाउंट पे आप जो आपका एक डिपॉजिट कर लीजिएगा। सपोज मानो आपने 2 लाख 5 लाख लेके चले जाते हैं, ठीक है। 5 लाख आप इसमें डिपॉजिट कर दिया। जो भी बंदा आपको सपोज आकर कैश दिया कि ये 10,000 लो और मुझे इस अकाउंट में भेजना, 10,000 आप ले लिया और अपना एस्क्रो अकाउंट से इसमें से आप 10,000 भेज दिया, जिसको भी भेजना है आप भेज दीजिए। तो ये क्या होगा ना, ये आपका इनकम नहीं माना जाएगा। तो आपका 1 करोड़ भी आपका मंथली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपको जो मनी ट्रांसफ़र के लिए आप पैसा ले रहे हैं, जो आपका इनकम नहीं है, उसके लिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, किसके ऊपर देना पड़ेगा, आपका जो सर्विस फी है, जो 2% का आपका कमीशन आप लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी 2% मतलब आप 1 करोड़ का आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो 2% के हिसाब से आप चार्ज करते हो, तो आपका 2 लाख हो गया पर मंथ। 12 महीने का हिसाब कर लेते हैं, इंटू 12 कर लेते हैं, तो टोटल हो गया 24 लाख आपका इनकम हो गया। ये प्रॉपर आपका इनकम है। इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्यों लगेगा, आप सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में आ गए। सर्विस प्रोवाइडर का क्या कट ऑफ थ्रेशोल्ड है, 20 लाख। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा
और जीएसटी पे करने के बाद आपका जो इनकम रहेगा उसका आपका स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। और एक केस हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज आपका मंथली 50,000 आपका सपोज इनकम हुआ, मंथली का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मंथली। तो 12 महीने में आपका कितना हो जाएगा, 12 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, समझ गया, समझ में आ रहा है। 6 लाख का आपका सालाना हो गया। तो इस केस में आपको नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स क्या लगेगा, इनकम टैक्स भी अगर आप प्रॉपर्ली आप देखते हो तो इसमें भी आपको सब कुछ आपका डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हो तो इसमें भी आपको नो इनकम टैक्स, नो आईटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का पैसा कभी भी पर्सनल अकाउंट पे मत लीजिएगा, वो एस्क्रो अकाउंट बना के या फिर करेंट अकाउंट पे रख के आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा, ताकि आप दिखा सको कि ये मैंने मनी ट्रांसफ़र पर्पज़ के लिए पैसा लिया था, ये मेरा इनकम नहीं है, और जो मेरा इनकम है ये टोटल 6 लाख है इस साल पे, उस हिसाब से मेरे को टैक्स नहीं बन रहा है। या फिर अगर आपका ये 6 लाख की जगह पे 16 लाख हो गया या फिर उसका 26 लाख हो गया तो जीएसटी आपका अप्लीकेबल होगा, 20 लाख के ऊपर वो पे करना होगा और आपको आईटी भी पे करना होगा। अगर कम अमाउंट का इनकम है तो फिर आपको ना जीएसटी पे करना है ना आईटी पे करना है। तो ये आपका समझ में आ गया। इसमें आपका कवर हो गया सीएससी प्रोवाइडर, मनी ट्रांसफ़र एजेंट्स और जो भी आपका साइबर कैफे वाले हैं, जो भी डीटीवी करते हैं, जितना भी ये सब ऑनलाइन काम करते हैं वो सभी का काम यहाँ पर इंक्लूड हो गया। आपका टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगता है, ये आप हमेशा रखिए। आप यूपीआई से लो, एनईएफटी से लो, आरटीजीएस करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल्स का और सर्विस प्रोवाइडर्स का, ठीक है। प्रोफेशनल में कौन कौन आगे, प्रोफेशनल में आपका लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इस तरह का जो भी आपका टीचर, तो ये सभी आ जाते हैं आपका प्रोफेशनल कैटेगरी के अंडर। और सर्विस प्रोवाइडर जिसमें आपका गुड्स, नो गुड्स आपका ट्रांजैक्शन है, गुड्स का कोई भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं, ये इस कैटेगरी में कौन कौन आगे, इस कैटेगरी में आगे मोबाइल रिचार्ज जो करते हैं, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र, तो इस तरह का जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं तो इन्हीं को हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो इनका क्या टैक्स लायबिलिटी है, कितना है उनका यूपीआई से लेने के लिए उनका छूट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई के लिए, इस केस में यूपीआई के लिए कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं बना है, तो ये गवर्न होगा। तो आपका जनरली जो भी जीएसटी रूल है, जीएसटी रूल के हिसाब से 20 लाख अगर आपका सालाना इनकम है 20 लाख या उससे ज़्यादा का, देन आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे जीएसटी। अगर 20 लाख से नीचे का है देन नो जीएसटी, आपको यहाँ पर जीएसटी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख तो यहाँ पर आपका 20 लाख का जो है ना वो बैरियर हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो जीएसटी देना पड़ेगा, इससे कम होगा तो जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स का, आईटी, ठीक है ना। तो आईटी इस केस में क्या हो जाएगा, आईटी का अलग से स्लैब है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। तो उस आपका जो स्लैब के हिसाब से जितना आपका इनकम होगा, सपोज आपका 15 लाख की इनकम हो रहा है तो आपका स्लैब के हिसाब से 10 लाख का सपोज स्लैब के हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। मानो कि आपका 4.5 लाख का सालाना जो इनकम हुआ सर्विस से 4.5 लाख का हो गया, सब डिडक्शन लेने के बाद आपका नील टैक्स बनेगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हमेशा आप क्या करोगे, आपका करेंट अकाउंट पे आप करोगे, ठीक है। अलग से एक करेंट अकाउंट आप बनाओ, उस पर आप करो ट्रांजैक्शन, नो सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेविंग अकाउंट पे आप कभी भी अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। सेविंग अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट बस अपना पर्सनल यूज के लिए है। कुछ पैसा आपको इनकम हुआ, उसमें आपको घर का खर्चा करना है, उसके लिए आप सेविंग अकाउंट का यूज कीजिए। और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप रेगुलरली इनकम कर रहे हो, रेगुलरली आपका बिजनेस इनकम आ रहा है, आप हमेशा प्रेफर कीजिए करेंट अकाउंट से ही आपका ट्रांजैक्शन करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि जो इतना पैसा आया है मेरा करेंट अकाउंट पे, वो मेरा करेंट अकाउंट मतलब क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और सेविंग अकाउंट मतलब मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन, आपने दोस्त से पैसा ले लिया, रिश्तेदारों को पैसा दे दिया, ये सब आप कीजिए से पर्सनल अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से। इसके ऊपर नो टैक्स, आप इसको
रिकॉर्ड करके रखिए कि भाई मेरा ये जो पैसा आया था इस रिश्तेदार से आया था, या फिर ये पैसा जो दिया है इस रिश्तेदार को दिया है। तो आपको इस केस में नो टैक्स आपको पे करना है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, ना जीएसटी ना इनकम टैक्स। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का जीएसटी लगेगा तो अपने हिसाब से, या फिर आईटी अपने हिसाब से लगेगा, जो भी लगेगा वो आप पे कर देना। तो इस तरह से आप क्लियर कट अपना ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर सकते हो। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप का। लास्ट में हम बात करेंगे शॉप एंड बिजनेस ओनर, ठीक है ना। तो ये सपोज आपका कोई शॉप है, दुकान है, या फिर आपका कोई प्रॉपर बिजनेस है, तो आपका दो केस यहाँ पर आ रहा है। पहले हम एक बात करेंगे जीएसटी अवेलेबल, और एक है जीएसटी नो जीएसटी, ठीक है। जीएसटी अवेलेबल नहीं है। जिनका जीएसटी अवेलेबल है वो जितना भी आपका सेल होगा, परचेज होगा, पहले परचेज करते हैं परचेज, ठीक है। परचेज में आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, इनपुट, ठीक है, इनपुट मिल गया। और जो आपका सेल होगा तो उस पर आपका आउटपुट टैक्स होगा, इनपुट माइनस आउटपुट जो भी होगा आप जीएसटी पे कर लोगे। पूरा क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जीएसटी पे हो गया। जीएसटी बचने के बाद आपका जो भी इनकम होता है वो अपना इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर आप गुड्स पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये चीज़ याद रखिए, 40 लाख का आपको लिमिट मिला है। 40 लाख के नीचे अगर आपका है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना जीएसटी का भी काम कर सकते हो, लेना है तो आप वॉलंटरली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हो। बट 40 लाख से अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्सीड कर जाता है तो आपको यहाँ पर जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। अभी नो जीएसटी का बात करते हैं, जिनका जीएसटी ही नहीं है। आप ये चीज़ याद, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, गुड्स पे आप डीलिंग करते हो, ठीक है। सर्विस नहीं, सर्विस तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया सर्विस का, ये ओनली गुड्स रिलेटेड है, ठीक है। मटेरियल, जो मटेरियल आप स्टोर करते हो और सेल करते हो, तो जीएसटी के नो जीएसटी आपको कब लगेगा, टैक्स देने की जरूरत नहीं, जब आपका 40 लाख का नीचे का ट्रांजैक्शन होगा। मतलब ये सेल का बात कर रहा हूँ, ओनली सेल, परचेज में इसमें इंक्लूड कर नहीं रहा हूँ। जो आपने सेल किया, अगर आपका साल में मानो कि आपका 2023-24 में टोटल आपका जो सेल हुआ है वो 39 लाख का हुआ है, तो आपको नो टैक्स, कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर आपका 41 लाख हो गया है, 41 लाख, तो आपको यहाँ पर जीएसटी देने का कंपलसरी हो गया, आपको अभी जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता कि मेरा कितना होगा, कितना सेल होगा और मैं जीएसटी लूँ या ना लूँ, अगर आप ये कंफ्यूज हो तो आप एक ध्यान रखिए, अगर आपका 30 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो जा रहा है मार्च से पहले ही, मान लो आपका दिसंबर में आप 30 लाख हो गया है, आपको लग रहा है कि यार मेरा हो ही जाएगा और 10 लाख, तो आप अलग से जीएसटी ले लीजिएगा। और ये पता कब चलेगा, जब आप करेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, बिजनेस और सेविंग दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे। अगर आप सेविंग अकाउंट पे ही सभी पैसा लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस इनकम कितना हुआ और आपका फैमिली रिलेटेड या पर्सनल रिलेटेड कितना इनकम हुआ। तो इस में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको पूरा सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि सभी ट्रांजैक्शन जितना भी तरह पैसा आया है अकाउंट पे वो सभी तरह सेल है, पूरा सभी के ऊपर तुम सेल टैक्स अभी भरेगा। मतलब आप परचेज करोगे 18% टैक्स देकर परचेज करोगे और उसका इनकम टैक्स इनपुट टैक्स बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। और जो भी आप पैसा दोगे सभी जो भी मतलब आपका सेल होगा उसके ऊपर अलग से आपको 18% का टैक्स देना होगा। तो आपको डबल टैक्स यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये डबल टैक्स से बचना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपका करेंट अकाउंट बनाओ, करेंट अकाउंट पे सिर्फ अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाओ और उसमें क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे अकाउंट पे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और ऑन दैट बेसिस आप जीएसटी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो वो आपकी मर्जी है। यूपीआई करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, आपका अकाउंट पे पैसा आया है मतलब ये आपका सेल बोल के सबको पता चलेगा। ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं आईटी का, इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स इस केस में भी आपको स्लैब के हिसाब से आपको लगेगा, जीएसटी लगेगा टर्नओवर के बेसिस पे। 40 लाख से अबव है तो जीएसटी, 40 लाख के नीचे है तो नो जीएसटी। और आपका स्लैब के हिसाब से आपका अगर 3 लाख का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है, सब कॉस्ट माइनस करके 3 लाख का हुआ है तो फिर नो आईटी। अगर आपका 12 लाख का हो गया है टोटल प्रॉफिट तो आपको आईटी लगेगा स्लैब के हिसाब से। आप जिस स्लैब पे आओगे आप अपना टैक्स कंसल्टेंट से बात कीजिएगा, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना यूपीआई लिमिट
चेक कर सकते हो। यूपीआई से कितना भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्टीमेटली आपको इनकम ही कहलाएगा। वो यूपीआई हो या एनईएफटी हो या फिर आरटीजीएस हो या फिर कैश डिपॉजिट हो, ये सभी आ जाता है आपका इनकम। अगर आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है तो ऑल यूपीआई एनईएफटी कैश सब आपका किसको दिखाएगा, ये आपका इनकम दिखाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो और फाइनेंशियल रिलेटेड डीएस रिलेटेड मैटर पर अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।